हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई उतने ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभिषेक कुमार आप सभी के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके क्लास 9th 10th 11th और 12th के ये लेक्चर जो है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो कवर करा रहा हूं बच्चों। तो ये सभी चीज़ें आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चों कि आप सभी को सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माई हार्ट फीलिंग। ओके। तो मुझे पूरी यकीन है कि आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में यानी कि पिछला टॉपिक हमने कवर करा था, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये हम कवर कर रहे थे, मतलब एक लेक्चर इसका हुआ था। लेक्चर 1 हमने इसका कवर किया था। तो आइए सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में और इस पढ़ोगे से ऐप में, और इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने किन किन टॉपिक को कवर किया। पहले इसका रिवीजन हो जाए, पहले इसका रिकेप हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर में देखा, सबसे पहले इसके इंडेक्स को कवर करा। इंडेक्स में हमने किन किन चीज़ों को देखा। हमने देखा सामान्य परिचय, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, सहसंयोजी यौगिकों के अणु सूत्र, आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र, सूत्र इकाई द्रव्यमान, बहुपरमाणु की इकाई आयन। ओके। बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना, पदार्थों के भार को मोल में दर्शाना। इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे, हमने वन बाय वन कुछ कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी। जैसे कि हमने इसके सामान्य परिचय, सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, सहसंयोजी यौगिकों के अणु सूत्र के बारे में कवर करा। होपफुली आप सभी को वो सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पूरा बोर्ड वर्क किया था, तो आज मैं आपको ये स्लाइड से समझाऊंगा कि आखिरकार उसमें बातें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखिए कि इस प्रकार के यौगिक जिनके दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा द्वारा वो लोग आपस में बंध बनाते हैं, उसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि दो परमाणु आपस में साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, ओके, वो लोग आपस में बंध बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि सबसे पहले दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा समीप के अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार के परमाणु समूह को अणु कहते हैं। इस प्रकार के परमाणु समूह को हम अणु के नाम जानते हैं। अतः सहसंयोजी यौगिकों के अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इसका। तो इसका एग्जाम्पल हम कवर कर लेते हैं बच्चों। यहां देखिए कि कोई भी तत्व जो है आपस में अगर सहसंयोजक बंध बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्यों बनाएगा, वो अस्तर पूर्ण करने के लिए बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको रिकेप करा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दे रहा हूँ इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम थोड़े कुछ नए एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ये सोडियम ऑक्साइड है। अब इसमें हम देखेंगे कि सहसंयोजक बंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके। तो देखिए, केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन हो गया। अब ये जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। तो इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। और दूसरी तरफ हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1 में ब्रेक होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो दो सोडियम है हमारे पास, और दोनों के बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसकी संरचना हुई 281 की और इसकी संरचना हुई 281 की। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो सोडियम बेसिकली क्या काम करता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। मान लो ये सोडियम ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, और इस सोडियम ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सोडियम के भी यहाँ पे 2 8 और 2 8 की संरचना यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, और इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं हो रहा। ओके बच्चों, इनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं हो रहा। तो आवश्यक नहीं कि सभी पदार्थों में, सभी यौगिकों में सहसंयोजक बंध का निर्माण हो। ओके। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। कैसे? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल कवर करेंगे मीथेन का, CH4 का। यहां पे केंद्रीय परमाणु है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 6,
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। और उसके बाद सहसंयोजक इसके सहयोगी है हाइड्रोजन, जो कि 4 है। तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, परमाणु क्रमांक आपको पता है। तो हम इसकी संरचना अब यहाँ से देख लेते हैं, कैसे संरचना होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे केंद्रीय परमाणु को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। केंद्रीय परमाणु है कार्बन। अब देखिए कार्बन के बाह्य कोश में कितने कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कार्बन के बाह्य कोश में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 है। तो हम 4 हाइड्रोजन को चारों तरफ से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये 1 2, ये 3 और ये वाला चौथा, ये हो गया चौथा। अब इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से। ओके, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? देखिए यहाँ पे कार्बन को अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये अष्टक प्राप्त कर लेगा और यह जो है नोबल गैस जैसा व्यवहार करेगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो ये हीलियम जैसा गुणवत्ता दिखाएगा, यानी अक्रिय गैसों जैसा बनने की कोशिश करेगा। ओके, और ये जो है कार्बन कौन सा अक्रिय गैस जैसा बनने की कोशिश करेगा उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है बच्चों, एक बॉन्ड साइन होता है और जिसमें कि ये दोनों जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेते हैं, यानी साझा कर लेते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा यहाँ पे, और सभी हाइड्रोजन के साथ में जो है कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा, कार्बन को मिल जाएगा, और सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब सबके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो हीलियम की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो फाइनली कार्बन की संरचना यहाँ से किस तरीके से प्राप्त हो गई, ये वाली संरचना। और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन बनाएगा। ये देख लीजिए। ओके, ओके, इस तरीके से फॉर्मेशन बनाएगा। और इसकी बंध संरचना कैसी होगी बच्चों, बंध संरचना भी समझ लो। ये सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के संरचना में। ओके, यानी कि मीथेन की संरचना में यहाँ पे इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एक संरचना प्राप्त हो गई हमें। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक कवर कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इसको आपने पिछले लेक्चर में कवर करा है वैसे तो, कि ये जो है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने कवर कराया है, पिछले चैप्टर्स में भी कवर कराया है, आप उसको जाके देखिए। और अगर मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से कवर करा दूंगा। ओके, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है आपका सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार। इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जैसे क्या है, एक ही तत्व के परमाणु मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर निर्माण कर सकते हैं, या तो फिर NaCl, ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो तत्वों के परमाणु भार से यौगिकों के अणु भार की गणना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ओके, तो क्योंकि यौगिकों का अणु भार उसके सभी घटक परमाणुओं के भारों का योग होता है। यौगिकों का अणु भार उसके सभी घटक परमाणुओं के भारों का योग होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु आपस में मिल करके एक अणु जल का निर्माण करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार ज्ञात हो तो हम जल के अणु भार को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए जैसे मान के चलो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक परमाणु आपस में मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भार पता हो, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, आई थिंक आपने याद कर लिया होगा पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको याद करवाया था। ओके, तो ये टोटल होकर कितना हो जाएगा, 2 + 16 हो गया, यानी कि टोटल आ गया 18 यूनिट। ओके, तो यहाँ से जल अणु की जो परमाणु भार होती है, अणु भार होती है, माफ कीजिएगा, क्योंकि जल तो अणु है ना, कि 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण किए, तो अणु भार इसका 18 यूनिट के बराबर होती है। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लो किसी सिंगल यूनिट का बोल देता तो कैसे करते, हम देख लेते हैं सिंगल यूनिट के लिए।
जैसे देख लो, हमारे पास अगर मान लो नाइट्रोजन है, ये परमाणु है, तो जो आपस में एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो ये जैसे मान लो एक और नाइट्रोजन से जुड़ के ये N2 बना रहा है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये 14 हो गया, इसका होता है, इसका 14 होता है, तो टोटल आ गया कितना? 28। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन है, ओके, तो आप यहाँ से दिखा सकते हो 2 इंटू 28, सॉरी 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन का 14, तो 14 दूने 28 यूनिट, ओके। तो इस तरीके से आप इसका परमाणु भार, सॉरी अणु भार बता सकते हो, क्योंकि N2 अणु है और खाली नाइट्रोजन अगर आप लिखते हो तो वो क्या है? परमाणु है। तो आई थिंक ये फंडा भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। अगला टॉपिक है आपका आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र व सूत्र इकाई द्रव्यमान। आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे यहां देखिए कि सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते। ये आयनिक यौगिक बनाता है, इसका अणु नहीं होता, बल्कि उसे घटक आयन होते हैं। जैसे ठोस क्या नहीं होता? इसका आणविक सूत्र संभव नहीं है, ओके। तो ठोस आयनिक क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl, जिसको आप Na+Cl- के रूप में लिखते हो, यही उसका मूलानुपाती सूत्र है बच्चों। क्या है? मूलानुपाती सूत्र, ओके। तो यहां पे समझिए, विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किया जा सकता है। यह भार एक अणु का ही भार नहीं होता, इसे हम आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जांपल से समझो कि सोडियम क्लोराइड का अगर आपको कवर करना है तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु भार देखो 35.5 यूनिट होता है, ओके, लगभग, और सोडियम का 23 यूनिट होता है। अगर आप इनका सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालोगे तो ये निकलेगा 35 पॉइंट, सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ओके। तो ये निकलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 यूनिट, लगभग 58 यूनिट के आसपास इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको देखने को मिलता है, ओके बच्चों। तो यहां से कुछ कुछ और पदार्थ हैं जिनको पहले आप कवर कर लो, पहले चेक कर लो कि वो आयनिक यौगिक हैं या क्या है, ओके। फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, आपकी बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया है Na2O दिया है, ओके, MgCl2 दिया है, और कैल्शियम क्लोराइड दिया है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, ओके। तो आप इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसके बारे में बताता हूँ, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड का बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए, हम पहले कवर कर लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, एक ऑक्सीजन है, दो सोडियम है, तो ऑब्वियस सी बात है, दो सोडियम एक ऑक्सीजन को घेर के रख सकते हैं, मतलब केंद्रीय परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 6 में ब्रेक होगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये किस में जाएगा? 2, 8 और 1 में ब्रेक होगा, ओके। तो अब यहाँ से हम इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु बनाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6। अब सोडियम का जो है वो कितना है? अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, दो सोडियम है हमारे पास, तो इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, ओके। ये इस तरीके से। तो इनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इनके जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? ये संरचना बना रहा है। कौन सी संरचना बना रहा है? आप देख लो यहाँ पे, ये 2, 8 और 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। सहसंयोजक बंध में ये लोग जुड़ते क्यों हैं? इसलिए जुड़ते हैं ताकि इनका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ये क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि वैसे भी सोडियम तत्पर रहता है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए। तो दोनों सोडियम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने वाले हैं। तो यहां से चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं, इसलिए सोडियम जो है यहाँ पे धनायन गुण दिखाएगा, और ये वाला सोडियम भी यहाँ पे धनायन गुण दिखाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉनों का दोनों सोडियम त्याग कर रहे हैं, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो 2 ऋणायन गुण दिखाएगा, जिसको आप ऑक्सीजन 2- भी लिख सकते हो या O-2 भी लिख सकते हो, इस तरीके से, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनके बीच में कोई
ये नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आयनिक बंध बना रहे हैं आपस में, क्योंकि ये लोग अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहे हैं इस तरीके से इसको। ओके, तो इनके पीछे बढ़ रहा है आयनिक बंध। ठीक उसी तरीके से आपका टास्क ये है कि आप जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड का बनाओगे और मुझे सेंड करोगे मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल है abhi.upsc.12@gmail.com। ओके, इसमें आप मुझे मेल कीजिएगा, मुझे आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, और अगर आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो मुझसे, तो आप वहाँ पे अभिषेक कुमार ये टाइप कीजिएगा, आपको वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको दिखाएगा मेरा नाम। ओके, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो बच्चों। ओके, सो इसी के साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपरमाणविक आयन। हमारा अगला टॉपिक है बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन यानी कि पॉली एटॉमिक आयंस। इस टॉपिक के बारे में हम कवर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, चूंकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक आयनिक यौगिक है सोडियम क्लोराइड, हम इसका एग्जांपल यहाँ से अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे देखिए, आपके पास सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है। ओके, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के रूप में अगर आप देखते हो इसको, और यहाँ से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे? इनसे विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है बच्चों, जैसे ये देखिए, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये क्या है? एनोड और ये कैथोड। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको इसी नाम से जाना जाता है। अब सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा, ये अपने आयनों के रूप में बदल जाती है, यानी Na+ और Cl- के रूप में बदल जाते हैं। हमको ये बात भी पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अप्रियोन आकर्षित करते हैं। तो सोडियम यहाँ धनात्मक है, मतलब ऋणात्मक की तरफ जाएगा, और ऋणात्मक कौन सा होता है? कैथोड होता है। और धनात्मक कौन सा होता है? एनोड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम प्लस जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन माइनस जाएगा एनोड की तरफ। तो इस तरीके से ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, यदि यही क्रिया हम सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ करें तो यह भी विद्युत सुचालकता दर्शाता है। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला Na2NO नाइट्रेट है ना, Na2NO3। ओके, सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर आप करते हो तो यही सेम चीज यहाँ पे भी दिखाई देगा। कैसे? तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। कैसे? देखिए, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है Na2, या आप ऐसे लिख सकते हो NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। जब यहाँ पे इसको जलीय विलयन के रूप में परिवर्तित करोगे तो ये Na+ और NO3- के रूप में बदल जाता है। सेम एनोड और कैथोड वाली प्रक्रिया होगी। तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी विद्युत सुचालकता को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट भी एक आयनिक यौगिक बनाता है। बिल्कुल बनाता है। ओके, तो परमाणुओं के ऐसे समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो परमाणुक आयन कहलाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि परमाणुओं का ऐसा समूह जिन पर कुल आवेश यानी कि धनावेश और ऋण आवेश, कुल आवेश विद्यमान हो, वह परमाणु यौगिक बनाता है। अब इसके लिए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, क्या है बच्चों, इसके लिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा क्या, सोडियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल NaNO3। ये क्या होता है, जलीय विलयन के रूप में जब मौजूद होता है तो Na+ और NO3 के रूप में ये बदल जाता है। तो ये सोडियम धनायन है और ये नाइट्रेट ऋणायन बना रहा है। अब अन्य आयनिक यौगिक भी पानी में विलय होने पर धन और ऋण आयन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये धनायन बना रहा है कब? जलीय विलयन में होने पर। मतलब क्या समझ में आया? आयनिक यौगिक जल में विलय होते ही आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है। क्या? कि जल में घुलते ही आयनिक यौगिक आयन के रूप में बदल जाते हैं। आयन के रूप में
बदल जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे जल में घुलते ही आयन के रूप में बदल जाते हैं। अब इसको भी देख लीजिए, इस प्रक्रिया को भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। कैसे, देखिए, जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, एक पात्र ले लिया। पात्र में हमने यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का विलयन डाल दिया, NaNO3, जो कि जलीय विलयन था। ओके, तो यहां से हमको क्या देखने को मिला, अगर हम यहाँ पे दो रॉड लगा दें इस तरीके से, ओके, एक कैथोड और एक एनोड का, तो यहां से हमें ये समझ में आता है बच्चों, ये एनोड है और ये है कैथोड। तो यहां देखिए क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट जो है जल में घुलते ही ये क्या हो जाएगा, आयनों के रूप में बदल जाएगा थोड़ा सा। कैसे, देखिए, ओके, तो जो NaNO3 था ये आयनों के रूप में पृथक्कृत हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे पृथक्कृत होगा भाई, आइए इसके एग्जांपल को अच्छे से समझ लें हम। ये हो जाएगा Na प्लस प्लस NO3 माइनस के रूप में परिवर्तित होगा। अब Na ये धनायन है तो किसकी तरफ जाएगा, ये ऋणायन की तरफ जाएगा, और ऋणायन कौन सा होता है, कैथोड होता है ना, तो बिल्कुल ये कैथोड की तरफ जाएगा। और ये जो है ये ऋणायन है तो ये धनायन की तरफ जाएगा, मतलब ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। और इस तरीके से ये भी धनायन के रूप में परिवर्तित हो गया और ये विद्युत के सुचालक के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी यहाँ से ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारे पास है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पृथक करेंगे, यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको नाम भी पता चल जाए, अमोनियम क्लोराइड। तो ये बदलेगा अमोनियम के फॉर्म पे NH4 प्लस और Cl माइनस के फॉर्म पे ये बदल जाएगा, तो इसे कहा जाता है अमोनियम। ओके, और ये बन रहा है क्लोरीन, ये तो पता है आपको। अगला हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर लेते हैं बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि आप देखो Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल है। ये कैसे ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस के रूप में, ये इस तरीके से ये ब्रेक होता है। ठीक उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, लिख लीजिए आप भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। इसको जब आप आयनों के रूप में वियोजित करते हो तो ये बनाता है कैल्शियम 2 प्लस और 2OH माइनस। ओके, ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, हम सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे वैसे तो। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आप लिख सकते हो 2Na प्लस CO3 2 माइनस, यानी कि सोडियम आयन, सोडियम धनायन और कार्बोनेट ऋणायन के रूप में ये बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे कौन कौन से तत्वों को धनायन और ऋणायन में बदलते देखा, तो हमने यहाँ पे देखा जैसे अमोनिया को देखा, अमोनियम को देखा, NH4 प्लस धनायन में बदल रहा था। ओके, हमने यहाँ पे सल्फेट को देखा, सल्फेट जो है वो यहाँ पे क्या बना रहा था, ऋणायन बना रहा था। हमने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को देखा, ये ऋणायन बना रहा था। हमने यहाँ पे कार्बोनेट को देखा, ये वाला, ओके, जो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा था,
क्या फॉर्म कर रहा था दोस्तों? ऋणायन बना रहा था। तो इन सभी आयनों को हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। कौन से आयन कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन। अब आयनों पर जो आवेश पाया जाता है वही उसकी संयोजकता भी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो आयन पे, यहाँ पे आपको कौन सा आयन दिख रहा है? कितना यहाँ पे आयन दिख रहा है आपको? एक धन आयन दिख रहा है, इसकी संयोजकता हो गई +1। यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है, इसकी संयोजकता हो गई -2। यहाँ पे एक ऋणायन दिख रहा है, इसकी संयोजकता हो गई -1। तो इस तरीके से ये इनकी संयोजकता भी हो गई। अब आयनों की संयोजकता अलग अलग होती है, आपको कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सब चीज़ों को आप बना के सीखोगे। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातों को हमें याद करना है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, जैसे यहाँ देखिए, ये एक संयोजी हो सकते हैं, द्विसंयोजी हो सकते हैं, बहुसंयोजी भी हो सकते हैं। तो एक संयोजी मतलब जिसमें एक संयोजकता हो, द्विसंयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 2 हो, बहुसंयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 2 से अधिक हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सोडियम देख रहे हो आप, सिल्वर देख रहे हो, अमोनियम देख रहे हो, ब्रोमीन देख रहे हो जो कि ब्रोमाइड कहा जाता है इसको, आयोडाइड कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है और हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे सोडियम में एक धन आयन है, यानी कि एक संयोजकता है। सिल्वर में एक धन आयन है, एक संयोजकता। अमोनियम में एक धन आयन, एक संयोजकता। ब्रोमीन में एक ऋणायन है, एक संयोजकता। आयोडाइड में आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऋणायन है, एक संयोजकता। हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक ऋणायन दिखाया गया है, एक संयोजकता। हाइड्रोक्साइड में एक ऋणायन, एक संयोजकता। वैसे ही आप द्विसंयोजी को देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉपर 2+ में 2 धन आयन दिखाया गया है, यानी कि संयोजकता कितने हैं? 2 है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, +2 है। और यहाँ पे जिंक में भी 2 संयोजकता, यहाँ पे आयरन में 2 संयोजकता, मैग्नीशियम में 2 संयोजकता। सल्फाइड में यहाँ पे 2- दिखाया गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इसको अष्टक पूरा करने के लिए। और ये जो है इनके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये लोग अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। किनके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं? कॉपर के पास, जिंक के पास, आयरन के पास, मैग्नीशियम के पास। तो ये जो है सल्फाइड देखो, ये 2- दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता -2 है। कार्बोनेट जो है ये भी 2- दिखा रहा है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है? -2 है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए बहुसंयोजी में एल्यूमिनियम 3+ दिखा रहा है, मतलब 2 से अधिक आयन दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता +3 है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉस्फेट जो है यहाँ पे 3- आयन संयोजकता शो कर रहा है, यानी कि इसकी संयोजकता क्या है? -3 है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका मूलक यानी कि रेडिकल। मूलक यानी कि रेडिकल यानी कि क्या होता है बच्चों, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक कहा जाता है। जितने भी आवेशित परमाणु होते हैं और परमाणुओं के जो आवेशित समूह होता है, जितने भी भाग उसके आवेश के रूप में बदलते हैं, उसे हम मूलक कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आयन होते हैं वैसे ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो the radical are basically 2 kinds, the positive radical and the negative radical. That means the धनायन रेडिकल, धनायन मूलक और ऋणायन मूलक। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रायः धनायन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। ओके, और जो अम्ल से प्राप्त, प्रायः ऋणायन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। तो इसको और कैटेगराइज किया गया है किसके अनुसार? उनके गुणों के आधार पे, अम्ल और क्षार के गुणों के आधार पे, कि जो क्षार मूलक धनायन जो क्षार से प्राप्त होते हैं उन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं, और ऋणायन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं उसे क्या? अम्लीय मूलक कहते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अब यहाँ से देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, ये ब्रेक हो रहा है सोडियम +1 में और हाइड्रोक्साइड -1 में। तो यहाँ पे सोडियम धनायन बना रहा है और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऋणायन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा। तो ये इसके क्या होगा? मूलक, ये धनायन मूलक और ये ऋणायन मूलक। अब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस बना रहा है, तो ये धनायन मूलक ये ऋणायन में बदल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है Ca2+ यानी कैल्शियम ट्वाइस प्लस, और हाइड्रोक्साइड ट्वाइस यहाँ पे माइनस में शो कर रहा है, मतलब कि ये एक धनायन और एक ऋणायन मूलक के साथ में बना हुआ है। इन्हीं को ही तो आप मूलक के नाम से जानते हो, रेडिकल कहते हैं। तो देखिए दिए गए उदाहरण में सोडियम प्लस, अमोनियम प्लस, कैल्शियम प्लस ये क्षारीय मूलक हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय धातु से अलग हुए हैं। आप देख लो सभी के सभी क्षारीय धातु से अलग हुए हैं। ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है वो जो है क्षारीय धातु कहलाता है, ये क्षारीय विलयन कहलाता है, ये तो पता ही होगा आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये अम्लीय है, तो ऐसा विलयन जिसमें कि H+ आयन प्राप्त होता है
वह अम्लीय विलयन कहलाता है, ये बात भी आपको पता है। और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे प्राप्त होता है वो क्षारीय मूलक होता है। तो यहाँ पे देखिए HCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो H प्लस है यानी कि अम्लीय मूलक है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये H प्लस और NO3 माइनस के रूप में ब्रेक होगा, यानी कि ये भी अम्लीय मूलक है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल से पृथक हो रहे हैं। ओके, तो ये प्रायः ऋणायन जो अम्ल से पृथक होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक। तो यहाँ पे अम्लीय मूलक कौन हो गया? ये तो अम्ल की गुण दिखा रही है ना H प्लस, ये अम्लीय मूलक है। और इसमें Na प्लस, Na अमोनियम प्लस और कैल्शियम ट्वाइस प्लस, ये यहाँ पे क्षारीय मूलक थे क्योंकि वो क्षार से अलग हो रहे थे। और हाइड्रोक्साइड जो है ये तो बता रहा है कि ये क्षार की अभिक्रिया है। इससे पता चल रहा है कि जहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा वो क्षार होगा, कन्फर्म है, और जहाँ पे H प्लस होगा वहाँ पे क्या होगा? अम्ल होगा, ये भी कन्फर्म है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए क्या है कि दिए गए, जैसे ये सल्फेट है तो सल्फेट में 2H प्लस और SO4 यहाँ पे माइनस आयन शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है ये 2 माइनस होगा, एक्चुअली में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे दिए गए इसमें उदाहरण में क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट ये अम्लीय मूलक के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये अम्ल से पृथक होकर के एक ऋणायन प्राप्त कर रहे हैं। ओके, तो इन्हें अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ, और अगले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा। होपफुली आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आप समझेंगे भी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है।